अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कुछ टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग है, देखते हैं ये क्या होती है। अगर ब्रॉडली डिवाइड करें हम सैम्पलिंग को तो दो टाइप्स में डिवाइड करेंगे, एक होती है रैंडम सैम्पलिंग, एक होती है नॉन रैंडम सैम्पलिंग। अब रैंडम सैम्पलिंग जैसे कि नाम से ही समझ में आ गया, जिसमें कि हम लोग रैंडमली करते हैं, मतलब कि ये कि किसी को भी जो है किसी को भी एज अ सैंपल चूज कर लिया गया। और नॉन रैंडम क्या होगी, जिसमें कि हम किसी को भी नहीं करते हैं, उसमें कुछ फैक्टर्स लेते हैं कि हम जो है इस पर्टिकुलर यूनिट को सिलेक्ट करने वाले हैं एज अ सैंपल, ठीक है। तो रैंडम एंड नॉन रैंडम का एक जो ब्रॉड डिफरेंशिएशन है, आई होप सो क्लियर होगा। रैंडम सैम्पलिंग में स्टूडेंट्स दो टाइप की सैम्पलिंग होती है, एक होती है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और एक होती है रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। फिर ये जो रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग है इसके 4 पार्ट्स हैं, दैट इज स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग एंड मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, ठीक है। और नॉन रैंडम सैम्पलिंग में अगर हम देखें तो हमारे पास में क्या है, जजमेंट सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग एंड कन्वीनियंस सैम्पलिंग, ठीक है। अब हम इन सारी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग हैं इन सभी को हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मतलब हम इन्हें जो है जल्दी जल्दी समझने वाले हैं कि इनमें क्या क्या होता है और इनका मतलब क्या होता है, ओके। सबसे पहले आ गए क्या हमारे पास में, रैंडम सैम्पलिंग। एज द नेम सेज रैंडम, तो ये रैंडमली जब हम सिलेक्शन करते हैं सैंपल का तो वो होता है रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। रिफर्स टू द मेथड इन विच एवरी आइटम इन द यूनिवर्स हैज अ नोन चांस ऑफ बीइंग चूजन फॉर द सैंपल, ठीक है। ये क्या है, ये वो मेथड है जिसमें कि जो एवरी आइटम है यूनिवर्स का उसके पास में एक नोन चांस है चूज होने का। जैसे कि सिंपल सी चीज है कि आपकी टीचर प्रेजेंटेशन ले रही है, पूरे स्टूडेंट्स आप लोग बैठे हो और वो जो टीचर आपका प्रेजेंटेशन ले रही है उन्होंने कोई स्पेसिफिक चीज नहीं बोली कि मैं रोल नंबर वाइज ले रही हूँ या रो वाइज ले रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं बोला। वो अपने मन से उन्हें जिसे भी चूज करना है वो चूज करे, ठीक है। तो जो यूनिवर्स है, जो पूरी पॉपुलेशन है, उसमें से सबके पास में ये इक्वल चांस है सिलेक्ट होने का, ठीक है। अब वो जो टीचर है वो किसी को भी बोल सकती है कि आप आकर प्रेजेंटेशन दो, है ना। तो वो होती है रैंडम सैम्पलिंग की टीचर ने रैंडमली किसी को भी क्या किया है, बोला है कि आप जो अपनी प्रेजेंटेशन कंप्लीट करो, ठीक है। द सिलेक्शन ऑफ सैंपल आइटम्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पर्सन मेकिंग द स्टडी, ठीक है। ये जो हमारा सिलेक्शन ऑफ सैंपल होता है वो जो भी पर्सन स्टडी कर रहा है उससे इंडिपेंडेंट है, मतलब कि जो भी पर्सन या जो भी इन्वेस्टिगेटर है वो अपने कोई भी जजमेंट से या अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग नहीं सिलेक्ट करता है सैंपल को वो जो है अपने मन से सिलेक्ट करता है, ठीक है। ऑल्सो नोन एज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग को प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी कहा जाता है, याद रखिएगा, ओके। फिर ये जो आपका रैंडम सैम्पलिंग है उसके दो टाइप्स होते हैं, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग एंड रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होगा, बिल्कुल सिंपली जो आप एकदम रैंडमली सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। सो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज वन इन विच एवरी आइटम ऑफ द पॉपुलेशन हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, ठीक है। वही जो रैंडम सैम्पलिंग का मतलब समझाना, वही सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है। विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन किसी को भी जो है किसी का भी जो है सिलेक्शन हो सकता है। दिस मेथड इज नोन एज अनरिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग एज मेथड्स ऑफ सिलेक्शन शेल नॉट फेवर वन आइटम और अदर, ठीक है। ये जो है अनरिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग भी कही जाती है क्योंकि यहाँ पर जो सिलेक्शन है वो बिल्कुल रैंडमली होगा, जो सिलेक्शन है वो किसी भी आइटम का फेवर नहीं कर रहा है, ठीक है। अब ये जो आपका सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होता है स्टूडेंट्स, उसमें दो हम बोल सकते हैं मेथड्स होते हैं, एक होता है लॉटरी मेथड, एक होता है यूज ऑफ रैंडम टेबल मेथड। ये जो पर्टिकुलर ये क्या है, लॉटरी मेथड है कि एक किसी भी बॉक्स में हमने जितने भी पॉपुलेशन है, जो भी पॉपुलेशन है, सबके नेम्स के चिट या कोई भी नंबर असाइन कर दिया, वो चिट्स हम लोगों ने डाल दी है उस बॉक्स में और फिर उसमें से जो है रैंडमली किसी भी पर्टिकुलर चिट को या जो हमारा वो पीस ऑफ पेपर होगा उसे सिलेक्ट किया जाएगा, उसमें जो भी पर्सन का नेम या नंबर आएगा उसे हम एज अ सैंपल सिलेक्ट करेंगे। ये होता है सिंपल सा लॉटरी मेथड, ठीक है। और फिर एक आता है यूज ऑफ रैंडम टेबल मेथड। तो ये क्या होते हैं, ये रैंडम टेबल्स होते हैं, ये टेबल्स होते हैं जिनमें कि रैंडम नंबर्स लिखे होते हैं, ठीक है। लाइक दिस रैंडम कुछ भी नंबर्स लिखे हुए हैं 1 से लेकर 9 तक में जितने नंबर्स फ्रेम हो सकते हैं, ठीक है, उनको मिलाकर उस वे में जो है रैंडम नंबर्स लिखे गए और इन नंबर्स में से हम सिलेक्शन कर रहे हैं किसी भी रैंडम नंबर का, वो होता है आपका रैंडम टेबल
नंबर्स, ठीक है, या हम बोलें कि रैंडम नंबर टेबल्स। जैसे कि एक एग्जांपल है, वी हैव टू सिलेक्ट 5 स्टूडेंट्स फ्रॉम 3000 स्टूडेंट्स इन द यूनिवर्सिटी। इनमें से हमें 5 लोगों को सिलेक्ट करना है कि 3000 बच्चे हैं यूनिवर्सिटी में, तो उन 3000 में से हमारे पास में ये टेबल है कुछ, इसमें से हमें 5 को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो अब वो सिलेक्शन बहुत ईजी है। जैसे कि मान लो मैंने इस पॉइंट से सिलेक्शन, मतलब कि इस पॉइंट से अपना जो स्टडी वो स्टार्ट किया है। कितने टोटल स्टूडेंट्स हैं? 3000 स्टूडेंट्स है, मतलब कि मेरा जो नंबर आना चाहिए स्टूडेंट्स वो 3000 से कम आना चाहिए, बिकॉज 3000 से ज्यादा तो हमारी पॉपुलेशन ही नहीं है। अगर हम नंबरिंग कर रहे हैं, अगर हम पूरे 3000 स्टूडेंट्स को नंबर भी दे रहे हैं, तो वो एट द मैक्स 3000 तक ही जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। तो 3000 से ज्यादा बड़ा नंबर नहीं होगा। ये क्या है? 0900, दैट मीन्स 900 इज स्मॉलर देन 3000, तो ये हमने सिलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट वाला हम देखें तो 1698, 3000 से छोटा है, ये सिलेक्ट हो जाएगा। फिर 2818, 3000 से छोटा है, ये भी हो जाएगा। 3931, ये 3000 से बड़ा नंबर है, ये सिलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। फिर 6930, ये भी बड़ा नंबर है, इसे भी हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। ये 9273 भी बड़ा हो गया, 6749 भी बड़ा नंबर हो गया, ठीक है। जो 3000 से नंबर्स बड़े होते जा रहे हैं हम उन्हें सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं। फिर यहाँ पर भी ये 53, दिस इज 88, ये 60 हो गया। ओके, मैं स्टार्टिंग के 1 डिजिट देखकर ही देख लेते हैं हम लोग। ये 84 हो गया, ये 69 है, ये भी नहीं होगा, ये 96 नहीं होगा। फिर ये देखें तो 0508, दैट मीन्स 508, तो ये तो क्या है? ये है आपका जो 3000 है उससे छोटा नंबर, तो इसे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर ये 33 हो गया, तो ये भी 3000 से बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है। तो इस वे में जो है हम देखते हैं कि हाँ, हमारी जितनी पॉपुलेशन है उसके अंदर के नंबर हमें लेने हैं, ठीक है। और इस वे में जो है सिलेक्शन किया जाता है। ओके, तो आई होप सो कि ये चीज भी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि रैंडम नंबर टेबल्स क्या होते हैं और कैसे उन्हें यूज किया जाता है। फिर इसके जो मेरिट्स हैं, जो हमारे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है उसके मेरिट्स देखें तो नो पर्सनल बायस, बिल्कुल रैंडमली सिलेक्शन हो रहा है, कोई पर्सनल बायस यहाँ पर नहीं होगा। बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, बिल्कुल किस पर बेस्ड है? प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड होती है। एक्यूरेसी कैन बी असेस्ड, एक्यूरेसी क्यों असेस्ड होगी? बिकॉज वहां पर कुछ ना कुछ वो होमोजीनियस नेचर क्या होगा, तो एक्यूरेसी हो जाएगी। इंक्रीजिंगली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है, ये जो है रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे किसके? पॉपुलेशन के, बिकॉज ऑफ द होमोजीनियस नेचर। इसके डीमेरिट्स क्या होंगे? अनसूटेबल फॉर स्मॉल सैम्पलिंग, अगर स्मॉल सैम्पलिंग चाहिए तो अनसूटेबल है वो। डिफिकल्ट टू प्रिपेयर सैम्पलिंग फ्रेम एंड टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है, ये कुछ इसके डीमेरिट्स होंगे। फिर आता है स्टूडेंट्स रिस्ट्रिक्टिव रैंडम सैम्पलिंग पे। तो इसमें जो ये 4 टाइप्स की सैम्पलिंग है, इन चारों को ही हम जो है 1 बाय 1 पढ़ने वाले विद देयर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। स्टार्ट करते हैं विद स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। इसमें स्टूडेंट्स याद रखो, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग एक टर्म याद रखो, दैट इज स्ट्रेटा, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है? कुछ स्ट्रेटास फॉर्म किए जाते हैं, या हम बोले कुछ ग्रुप फॉर्म किया जाता है, ठीक है। स्ट्रेटा क्या हो जाता है? ग्रुप हो जाता है। और फिर जो है हम उसमें से अपने जो सैंपल्स है उन्हें रैंडमली सिलेक्ट करते हैं, उन स्ट्रेटास में से जो है रैंडम सिलेक्शन होगा। So in this method, the universe or the entire population is divided into the number of groups or stratas, and then certain number of items are taken from each group and each group at random, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर आप randomness भी देख रहे हो और थोड़ी सी restrictiveness भी देख रहे हो। random हम लोगों ने सिलेक्ट किया, लेकिन restricted कहाँ देखा? जब पहले हमें कोई strata का formation करना है तब हमने वो restriction देखा, ठीक है। तो पूरी population को हम जो है कुछ सर्टन ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, जिन्हें कि क्या बोला जाता है? स्ट्रेटा बोला जाता है। और ये डिवीजन क्यों कर रहे हैं? टू इंश्योर दी होमोजेनिटी, ठीक है। जो पूरी पॉपुलेशन है उसको पहले होमोजीनियस बना दिया हमने डिफरेंट स्ट्रेटाज में डिवाइड कर और फिर उन डिफरेंट स्ट्रेटाज में से हम रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हैं, तो वो एक जो है रिप्रेजेंटेटिव सैंपल हमारे पास में आएगा कि हाँ, इस सैंपल में जो है सारी कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूडेड हैं, ठीक है। इट्स बेसिक पर्पस इज टू इंश्योर दैट ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन आर एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द सैंपल, ठीक है। इसका जो बेसिक पर्पस है वो क्या है? ये इंश्योर करना है कि जो पूरी हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है उसके सारे फीचर्स जो है वो इंक्लूड हो जाएं आपके सैंपल में, मतलब कि एक गुड रिप्रेजेंटेटिव सैंपल बनाना। ये आप एग्जाम्पल देख सकते हो इसका। इस पॉपुलेशन में हम देखेंगे स्टूडेंट्स डिफरेंट, या हम
हम बोलें कि कुछ ग्रीन, पर्पल एंड पिंक कलर के कुछ आपको पॉपुलेशन डिफरेंट डिफरेंट दिख रही है, तो उसे हमने क्या किया, स्ट्रेटाज में डिवाइड किया, ऑल द पर्पल्स इन वन ग्रुप, ऑल द पिंक इन वन ग्रुप एंड ऑल द ग्रीन इन वन ग्रुप, ठीक है। फिर इसे हमने, इसमें से हमने फर्दर क्या लिया, रैंडम सैंपल ले लिया। मतलब कि अब जब हमने पूरा उस हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन को होमोजीनियस में डिवाइड कर दिया, तो यहां से हमने रैंडमली किसी भी यूनिट को सिलेक्ट कर लिया और वो हमारा सैंपल बन गया। तो एट दी एंड आपके पास में जो सैंपल आया वो कुछ ये आया, और इस सैंपल में आप देख पा रहे हो कि सारे ही कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूडेड है। तो ये एकदम जो बना रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, ठीक है। सो आई होप सो कि ये आप लोगों को क्लियर हो गया है कि स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है। अब इसके हम मेरिट्स देखें तो क्या आ गया, मोर रिप्रेजेंटेटिव, ग्रेटर प्रिसीजन, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस एंड ग्रेटर ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन, ठीक है। सीधी सी बात है, ये अच्छा जो हम बोलेंगे काफी रिप्रेजेंटेटिव और प्रिसीजन भी बहुत रहेगा, एक प्रिसाइज जो चीज है वो भी हमें इसमें मिल पाएगी, ठीक है। फिर इसके डीमेरिट्स, डिफिकल्ट टू डिटरमाइन साइज ऑफ स्ट्रैटा, साइज कितना होना चाहिए एक स्ट्रैटा का वो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, वो डिफिकल्ट है टू डिटरमाइन। रिक्वायर्स एटमोस्ट केयर, एटमोस्ट केयर चाहिए ये देखने के लिए कि हाँ जो आपका स्ट्रैटा बना है वो प्रॉपरली एक रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रैटा बना है, उस स्ट्रैटा में उस काइंड के ही कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब कि वो बिल्कुल होमोजीनियस है। और जो हम एक पूरी पॉपुलेशन में से डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटास बना रहे हैं, तो ये भी देखना जरूरी है कि उस पॉपुलेशन में कोई ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स तो नहीं है जो कि हमने स्किप कर दी हो, ठीक है। तो वो भी जरूरी है। एंड मोर एक्सपेंसिव, ये जो है थोड़ा एक्सपेंसिव भी होता है, ठीक है। आई होप सो कि स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का जो मतलब है ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फिर आते हैं नेक्स्ट पर, दैट इज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग जैसे कि नेम बता रहा है, सिस्टमैटिकली जो चीज चलेगी, ठीक है। अब इसमें जो एक सिस्टम के थ्रू, एक सिस्टमैटिक मैनर में जो सैम्पलिंग होती है वो होती है हमारी सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सो अंडर दिस मेथड, आउट ऑफ द कंप्लीट लिस्ट ऑफ अवेलेबल पॉपुलेशन, द सैंपल इज सिलेक्टेड बाय टेकिंग एवरी nth आइटम फ्रॉम दिस लिस्ट, ठीक है। जैसे कि ये एक एग्जांपल देखें हम, तो हमारे पास में पॉपुलेशन है स्टूडेंट्स, हमारे पास में यहाँ पर 10 यूनिट्स है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एवरी nth आइटम। अब एवरी nth आइटम हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि एवरी सेकेंड आइटम जो है वो हम सिलेक्ट करेंगे। तो ये फर्स्ट को छोड़कर ये सेकेंड आइटम हमने सिलेक्ट किया एज अ सैंपल, ठीक है। फिर हमने एक आइटम को लीव किया और नेक्स्ट वाला सिलेक्ट किया एज अ सैंपल। तो इस वे में आप देख रहे हो सेकेंड, फोर्थ, सिक्स्थ, 8th एंड 10th जो है ये हमने सिलेक्ट किए हैं हमारे सैंपल्स, जो जिन पर कि हम क्या करने वाले, स्टडी कंडक्ट करेंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये चीज हमें क्या शो कर रही है कि हम इसमें एक सिस्टमैटिक मैनर में चल रहे हैं, ठीक है। इसमें जो है आपकी पूरी डेटा में आप कोई भी nth आइटम, अब यहाँ पर सेकेंड लिया, हो सकता है कि हम थर्ड आइटम की बोलते तो हम थर्ड आइटम से स्टार्ट कर देते, ठीक है। या फिर हम बोलते हैं फोर्थ आइटम, या अगर बहुत ही बड़ा हमारा पॉपुलेशन होती तो हम बोल देते एवरी 10th आइटम जो है वो हमारा सैंपल होगा। तो इस वे में जो है सैंपल का सिलेक्शन होता है अंडर सिस्टमैटिक सैंपलिंग। This method is based on the assumption that a complete list of population under study is available, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है या जो ये सैम्पलिंग है, इसमें क्या डिजायर्ड है या क्या जरूरी है, अवेलेबिलिटी ऑफ द लिस्ट ऑफ पॉपुलेशन अंडर स्टडी, जो पूरी एक कंप्लीट लिस्ट होनी चाहिए पॉपुलेशन की। ऐसा नहीं है कि पॉपुलेशन का कोई भी यूनिट है जो कि स्किप हो जाए, पूरी लिस्ट होनी चाहिए कि कितनी है आपकी पॉपुलेशन, ठीक है। तभी हम कुछ जो क्या कर पाएंगे, नंबरिंग कर पाएंगे, और नंबरिंग के बाद में हम उसका क्या करेंगे, nth आइटम जो है वो सिलेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज क्वासी रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। इसे हम जो है क्वासी रैंडम सैम्पलिंग भी कहते हैं, याद रखना है ये। इसके अगर हम मेरिट्स और डीमेरिट्स देखना चाहें स्टूडेंट्स, मतलब इसके अगर मैं डीमेरिट्स देखूं तो क्या हो गया, बायस्ड रिजल्ट्स इन केस ऑफ पीरियोडिक फीचर्स, ठीक है। बायस्ड रिजल्ट है, क्यों, पीरियोडिक फीचर्स मतलब कि ऐसा है कि हो सकता है कि इसमें जो है कुछ फीचर्स स्किप कर दियो, यहाँ पर कुछ फीचर्स स्किप कर दियो, हमें नहीं पता ना, बिकॉज हम तो बिल्कुल पीरियोडिक मैनर में चल रहे हैं। तो हो सकता है कि हम जो है कुछ जो फीचर्स हैं वो स्किप कर जाएं, ठीक है। फिर पॉसिबल ओनली व्हेन अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, ठीक है, या कंप्लीट लिस्ट इज अवेलेबल, तभी ये चीज पॉसिबल है। और अनसूटेबल इन केस ऑफ लार्ज पॉपुलेशन, अगर बहुत ज्यादा लार्ज पॉपुलेशन है तो ये फिर उतनी सूटेबल नहीं होती है।
फिर आते हैं नेक्स्ट सैम्पलिंग पर, दैट इज क्लस्टर सैम्पलिंग। अब क्लस्टर सैम्पलिंग क्या है? क्लस्टर सैम्पलिंग हम बोलेंगे कि हमारी जो आप लोगों ने स्ट्रैटा सैम्पलिंग हम लोगों ने पढ़ी, राइट, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग पढ़ी, उसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन है, दैट इज क्लस्टर सैम्पलिंग। अंडर दिस मेथड टोटल पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू सम रिकॉग्नाइजेबल सब डिविजन्स नोन एज क्लस्टर्स, एंड देन आउट ऑफ ऑल द क्लस्टर्स अ गिवन नंबर ऑफ क्लस्टर आर चूजन at random and all the items covered by the selected clusters are included in the sample। ठीक है, तो क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या है? क्लस्टर सैम्पलिंग में आपके जो पूरी पॉपुलेशन है उसे हम कुछ डिफरेंट क्लस्टर्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है, और फिर उन क्लस्टर्स में से हम जो है गिवन नंबर ऑफ क्लस्टर्स चूज करने वाले हैं। गिवन नंबर ऑफ क्लस्टर्स आर चूजन एट रैंडम एंड ऑल द आइटम्स कवर्ड by the selected clusters are included in the sample। मतलब कि ये आपकी एक पॉपुलेशन है, ठीक है, ये पॉपुलेशन है, इसमें से आपने क्या किया? क्लस्टर्स बनाए, ठीक है, कुछ ग्रुप्स बनाए, ओके। अब इन क्लस्टर्स में से हम क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स? इन क्लस्टर्स में से हम गिवन नंबर ऑफ क्लस्टर को चूज करेंगे। जैसे कि आप उस पॉपुलेशन में देख रहे हो कि दो फीचर्स हैं, ओके, ये मान लो ये जो ब्लू वन है दैट इज मेल एंड ग्रीन वन इज फीमेल, तो मेल एंड फीमेल है, उनमें से हमने जो क्लस्टर बनाए, ये क्लस्टर में आप क्या देख रहे हो? मेल भी है एंड फीमेल भी है, ठीक है, क्या लिया हमने? 3 मेल्स लिए, 3 फीमेल्स ली। हर एक क्लस्टर में आप ये देख रहे हो हमने 3 मेल एंड 3 फीमेल्स ली है। अब इसमें से हम जिस भी क्लस्टर को चूज करेंगे, या वी कैन से कि जो गिवन या डिजायर्ड नंबर ऑफ क्लस्टर है वो हम चूज करेंगे। मान लो मैंने बोला कि इसे मैंने चूज किया, तो इसके अंदर के जितने भी यूनिट्स हैं वो सारे क्या बनेंगे? सैंपल बनेंगे, ठीक है। तो ये होती है आपकी क्लस्टर सैम्पलिंग, जिसमें कि हम क्या करते हैं, जो पूरी पॉपुलेशन है उसे स्मॉल क्लस्टर्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। फिर डबल स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग क्या है? रैंडमली सिलेक्टिंग सैम्पलर यूनिट्स विद इन दी सिलेक्टेड क्लस्टर्स, ठीक है। फिर हमने जो क्लस्टर्स को सिलेक्ट कर लिया है, उन क्लस्टर्स में से हम रैंडमली किसी जो यूनिट्स हैं उन्हें सिलेक्ट कर रहे हैं, तो वो आपका एक डबल स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग बच जाता है, ठीक है। मतलब कि जो आपका क्लस्टर सैम्पलिंग है वो आप क्या देखोगे कि जैसे स्ट्रैटा सैम्पलिंग में, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में हम लोगों ने स्ट्रैटास फॉर्म किए थे, वो बिल्कुल होमोजीनियस नेचर के बेसिस पे किए थे, वैसे ही क्लस्टर सैम्पलिंग में थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम क्लस्टर सैम्पलिंग में भी जो हमारे ग्रुप्स हैं वो फॉर्म करते हैं, पूरी वास्ट पॉपुलेशन में से स्मॉल स्मॉल ग्रुप्स का फॉर्मेशन किया जाता है, ठीक है। तो ये होती है क्लस्टर सैम्पलिंग। आई होप सो कि ये क्लियर हो गई होगी। इन यूजिंग क्लस्टर सैम्पलिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी केप्ट इन माइंड। क्या पॉइंट्स इसमें हमें ध्यान रखने चाहिए जब हम क्लस्टर सैम्पलिंग यूज कर रहे हैं? Clusters should be as small as possible, consistent with the cost and limitations of the survey, ठीक है। जितने स्मॉल आप रख सकते हो क्लस्टर को उतना स्मॉल रखना है, और आपकी जो कॉस्ट और जो लिमिटेशंस है सर्वे के उसको ध्यान में रखते हुए द नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स इन ईच क्लस्टर शुड बी अप्रोक्सीमेटली सेम, ठीक है। जो नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स रहेंगे हर एक क्लस्टर में वो अप्रोक्सीमेटली सेम रखना है। ऐसा नहीं कि किसी क्लस्टर में आपने सिर्फ 2 ही यूनिट्स लिए और किसी क्लस्टर में आपने 10 यूनिट्स ले लिए, ऐसा नहीं करना है, ऑलमोस्ट सेम ही रखना है, ठीक है। ठीक है, 1-2 यूनिट्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा हमें यूनिट्स का डिफरेंस नहीं लाना है अपने सारे क्लस्टर्स में, ओके। तो आई होप सो कि जो क्लस्टर सैम्पलिंग है ये आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। फिर आती है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। अब मल्टी स्टेज सैम्पलिंग क्या है? जैसे कि नेम से समझ में आ गया कि इसमें मल्टीपल स्टेजेस होगी, ठीक है। तो बस वही होती है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। जैसे कि आपकी पूरी जो पॉपुलेशन है पहले उसको आपने डिवाइड किया, ठीक है, कुछ स्टेजेस में। मान लो हमने जो है उसे 4 स्टेजेस में क्या किया है? डिवाइड किया है, अपनी जो भी उसकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होगी उसके बेसिस पर। फिर इसे किस में डिवाइड किया? और डिवाइड किया आगे जिस चीज में हमें डिवीजन करना है। जैसे कि मान लो ये है आपकी स्कूल, ठीक है, आपकी पूरी स्कूल क्या है? यूनिवर्स है। अब इस स्कूल को हमने डिवाइड किया, किस में डिवाइड किया? इस स्कूल को मैंने डिवाइड किया है कुछ सेक्शंस में, प्री प्राइमरी, फिर प्राइमरी सेक्शन, ठीक है, फिर हम ले लेते हैं अपना जो अपर प्री प्राइमरी ले लिया, प्राइमरी सेक्शन ले लिया, ठीक है, 1st to 5th ले लिया हमने। फिर यहाँ पर हम ले लेते हैं अपर प्राइमरी सेक्शन,
दैट इज 6 to 8 वाली जो क्लास होगी वो इसमें ले ली मैंने, और एक ले लिया मैंने सीनियर सेक्शन, दैट इज जो 9th to 12th वाली क्लासेस हैं वो ले ली। ठीक है, तो पूरी स्कूल को पहले मैंने डिवाइड किया, फिर उसके बाद में और डिवीजन करो। ठीक है, प्राइमरी सेक्शन में जो सारी क्लासेस हैं उनका डिवीजन कर दो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ओके, ये डिवीजन हुआ। अब मैं इसको और डिवाइड कर रही हूँ, ये फर्स्ट क्लास के जो सेक्शंस है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। ओके, ये होती है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग कि आप जो हो एक पूरी पॉपुलेशन को स्टेप बाय स्टेप क्या कर रहे हो, स्मॉल बनाते जा रहे हो, स्टेप बाय स्टेप उसमें डिविजन्स करते जा रहे हो। फिर मैं कुछ ए क्लास में से या ए सेक्शंस में से कुछ सैंपल का सिलेक्शन कर रही हूं, तो एट द एंड वो सैंपल बनेंगे। इसी वे में जैसे मैंने प्राइमरी के बताया वैसे दूसरे जो है उनका कर दो। तो जो भी हमारी स्टडी होगी, जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी होगा, उसके अकॉर्डिंग ये चीजें होगी। ठीक है, सो दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ अ क्लस्टर सैंपल व्हिच इज कैरिड आउट इन मल्टीपल स्टेजेस, से 2, 3 or 4 stages. Process of division and subdivision of clusters and selection of multi-stage samples are carried out till the sample size is reduced to a reasonable extent. ठीक है, ये जो मल्टी स्टेज है ये कब तक होगी स्टूडेंट्स, ये उस टाइम तक चलती रहेगी जब तक एक कुछ रीजनेबल स्मॉल साइज पर ना पहुंच जाए। ठीक है, मतलब कि बहुत ज्यादा लार्ज साइज ऑफ सैंपल बनाना नहीं है, तो एक कुछ स्मॉल साइज ऑफ सैंपल तक जब तक नहीं पहुंच जाए तब तक ये स्टेजेस चलती रहेंगी। ठीक है, सो ये कुछ हम इसके थ्रू देख सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट जो है फिर उसमें ब्लॉक्स आए, ब्लॉक्स में फिर डिवीजन हुआ पीएचसी एंड पीएचसी। ठीक है, 2 पीएचसी का डिवीजन किया है जिसमें HC1, HC2, HC3 किया, इसमें भी सेम किया और इनके अंदर और डिविजन्स किए। तो मतलब कि जैसे कि मैंने आपको एक वो जो स्कूल के थ्रू बताया वही सेम चीज आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये डिवीजन करते जाते हैं, तो ये होती है क्या, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। ठीक है, आई होप सो कि ये चीज भी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। एंड जो हमारी रैंडम सैम्पलिंग्स थी, आई होप सो कि ये सारे रैंडम सैम्पलिंग्स आप लोगों को क्लियर होंगे। फिर आते हैं नॉन रैंडम सैम्पलिंग पर। नॉन रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है, वो सैम्पलिंग मेथड जो कि रैंडमली नहीं होती है। ठीक है, वो क्या होती है, नॉन रैंडम, मतलब कि यहाँ पर पहले से कुछ प्री डिटरमाइंड चीजें उसके बेसिस पर हो रही है। क्या होता है मतलब समझते हैं। अंडर नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड द सिलेक्शन ऑफ द सैंपल डिपेंड्स ऑन द जजमेंट ऑफ द इन्वेस्टिगेटर रेदर देन ऑन चांस। ठीक है, रैंडम सैम्पलिंग जो थी स्टूडेंट्स वो चांस के बेसिस पर चलती थी कि हर एक पर्सन या हर एक यूनिट के पास में चांस होता था। लेकिन जो नॉन रैंडम सैम्पलिंग है वो क्या है, वो उसमें जो सैंपल है वो किस पर डिपेंड करता है, उसमें जो सैंपल है वो डिपेंड करता है जजमेंट ऑफ द इन्वेस्टिगेटर, एक इन्वेस्टिगेटर के जजमेंट पर डिपेंड करेगा रेदर देन दी चांस। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर रैंडमली नहीं होगा, यहाँ पर जो है एक जो इन्वेस्टिगेटर है उसके जजमेंट के बेसिस पर सैंपल का सिलेक्शन होता है। अब जो नॉन रैंडम सैम्पलिंग है वो हमें पता है 3 टाइप की है, कौन कौन सी, जजमेंटल सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग एंड कन्वीनियंस सैम्पलिंग। ठीक है, ये तीनों क्या है, तीनों को देख लेते हैं। सबसे पहले आता है जजमेंट सैम्पलिंग। अब जजमेंट सैम्पलिंग जैसे कि नाम से समझ में आ गया कि एक जो भी इन्वेस्टिगेटर होगा उसके जजमेंट के अकॉर्डिंग, उसके जो है उसके एक मेन मोटिव के अकॉर्डिंग जो है वो अगर सैंपल को सिलेक्ट कर रहा है तो वो होती है जजमेंट सैम्पलिंग। ठीक है, सो अंडर दिस मेथड द चॉइस ऑफ सैंपल आइटम्स डिपेंड एक्सक्लूसिवली ऑन द जजमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेटर। किस पर डिपेंड कर रहा है, एक्सक्लूसिवली ऑन दी जजमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेटर। ठीक है, इन्वेस्टिगेटर का जो जजमेंट है उस पर ये चीज डिपेंडेंट होगी। The selection is deliberate and is based on own idea of the investigator about the sample units। जो सिलेक्शन है वो किस पर बेस्ड है, जो एक इन्वेस्टिगेटर है उसके ओन आइडिया पर। जो एक इन्वेस्टिगेटर है वो अपने जजमेंट से, वो अपने मन से जिस भी यूनिट को सिलेक्ट करना चाहता है वो बनेगी सैंपल यूनिट। ठीक है, the chance of inclusion of some item in the sample is very high while that of others is very low। ठीक है, जो चांस ऑफ इंक्लूजन है कुछ आइटम्स का वो बहुत हाई होगा और कुछ का क्या होगा, बहुत लो होगा। जैसे कि आप लोगों
आपकी मतलब कि आप लोगों की नहीं, हर एक स्टूडेंट की एक वो नॉर्मल थिंकिंग होती है कि टीचर्स जो होते हैं वो पार्शियल होते हैं, या कुछ टीचर्स को लेकर तो बहुत ज्यादा होता है कि नहीं ये टीचर तो ना बहुत ही ज्यादा पार्शियल है, ये तो है ना सिर्फ इनके फेवरेट स्टूडेंट्स की ही सुनती है, हमारी नहीं सुनती है। तो मतलब कि वो क्या है, आप लोगों को पता है कि टीचर का जजमेंट कहाँ है, उन फेवरेट स्टूडेंट्स पर। टीचर जो है वो अगर सिलेक्ट करेंगी कोई भी एक, मान लो मॉनिटर बनाना है, ठीक है, अगर वो सिलेक्ट करेंगी किसी को तो वो उनके फेवरेट स्टूडेंट्स में से सिलेक्ट करेंगी, बाकियों को नहीं करेगी। तो ये चीज क्या है कि हाँ किसी के पास है बहुत ही, किसी के पास बहुत ज्यादा चांसेस है सिलेक्ट होने के और किसी के पास नहीं है चांसेस, ठीक है। तो वही चीज है, ये होती है जजमेंट सैम्पलिंग, कि एक जो इन्वेस्टिगेटर है वो अपने जजमेंट के अकॉर्डिंग जो है सिलेक्शन करता है। जैसे कि ये रिसर्चर है और ये पॉपुलेशन है, एक जो रिसर्चर है वो अपने जजमेंट के अकॉर्डिंग जब जो है किसी भी सैंपल का सिलेक्शन कर रहा है तो वो बनता है क्या, जजमेंटल सैम्पलिंग या जजमेंट सैम्पलिंग। इसके मेरिट्स क्या हो गए, इजी, सिंपल एंड इजी, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन, अवॉइड इररिलेवेंट आइटम्स, ठीक है। अगर एक जो इन्वेस्टिगेटर है वो बिल्कुल ऑनेस्ट इन्वेस्टिगेटर है, अनबायस्ड इन्वेस्टिगेटर है, तो ये चीजें, ये एडवांटेजेस देखने को मिलेंगे कि जो इररिलेवेंट आइटम्स है उन्हें अवॉइड किया जाएगा, जो ऐसे आइटम्स को सिलेक्ट किया जाएगा जो कि प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो या प्रॉपरली रिप्रेजेंट कर रहे हो पूरे आपके पॉपुलेशन को। और ये मेथड सिंपल और इजी तो है ही, बिकॉज इसमें करना क्या है, कुछ भी नहीं, सिंपली जो इन्वेस्टिगेटर का जजमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इसके मेरिट्स हैं। इसके अगर डीमेरिट्स पर है तो क्या है, पर्सनल प्रीजुडाइज, एरर ऑफ जजमेंट, नॉट एन ऑब्जेक्टिव मेथड, ठीक है। एरर ऑफ जजमेंट हो सकता है, पर्सनल प्रीजुडाइज, बायसनेस होगी, पार्शियलिटी हो सकती है। तो ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ आते हैं इसके डीमेरिट्स में, ओके। फिर जो हमारी नेक्स्ट वाली मेथड आती है दैट इज कोटा सैम्पलिंग। अब कोटा सैम्पलिंग क्या है? So under this method, the items of the population are subdivided into various groups and then a quota, number of items to be selected from each subgroup is fixed, ठीक है। एक कोटा सैम्पलिंग में क्या हो रहा है, जो आइटम्स है पूरी पॉपुलेशन के उन्हें पहले तो सब डिवाइड किया जा रहा है कुछ ग्रुप्स में, ठीक है, और फिर वो जो ग्रुप्स हैं उनमें से जो नंबर ऑफ आइटम्स सिलेक्ट करने हैं वो फिक्स किए जा रहे हैं। मतलब कि कोटा क्या है, कितने नंबर ऑफ आइटम्स का सिलेक्शन करना है उसे बोला जाता है कोटा, ठीक है। But within the given quota, the selection of sample units depend upon the personal judgment of the investigation, ठीक है। ये जो कोटा लगा दिया कि अच्छा इतने जो है आपके सैंपल यूनिट्स होने चाहिए, ठीक है। तो इसमें स्टूडेंट्स जो सिलेक्शन होगा सैंपल यूनिट्स का वो किसके बेसिस पर होगा, वो पूरा डिपेंडेंट है ऑन द पर्सनल जजमेंट ऑफ द इन्वेस्टिगेटर, ठीक है। एक इन्वेस्टिगेटर की जो पर्सनल जजमेंट है, एक इन्वेस्टिगेटर का जो खुद का मन होगा उसके बेसिस पर ये चीजें होगी, ठीक है। Since quota sampling is combination of stratified sampling and deliberate sampling, it enjoys the merits of both, ठीक है। यहाँ पर stratified sampling है, क्या हुआ यहाँ पर स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का मतलब कि पहले स्ट्रेटास बनाए, वो जो है ग्रुप्स बनाए गए और फिर नंबर ऑफ यूनिट्स को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें जो है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग और डेलिब्रेट सैम्पलिंग दोनों है, तो इसमें दोनों के ही जो मेरिट्स हैं वो इंक्लूड होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर इसको हम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझना चाहें तो कुछ ये होगा, कोटा सैम्पलिंग में क्या है, ये पूरी पॉपुलेशन है और ये बोला गया है मतलब कि इस पॉपुलेशन में क्या डिवाइड किया हमने, इसमें हमने डिवाइड किया है इसे डिफरेंट ग्रुप्स में, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, मेल अबव 50 चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या ले लिया, इस पॉपुलेशन में से जो मेल अबव 50 है वो सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये होता है क्या आपका कोटा सैम्पलिंग, ओके। आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मेरिट्स ऑफ कोटा सैम्पलिंग, अब जैसे कि हमें पता है कि इसमें जो आपकी स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग है और डेलिब्रेट सैम्पलिंग है, डेलिब्रेट मतलब कि जजमेंटल सैम्पलिंग है, उन दोनों के मेरिट्स और उन दोनों के जो हम बोल सकते हैं थोड़े बहुत जो डीमेरिट्स हैं वो सब कुछ ही आने वाले हैं। तो क्या है इसके मेरिट्स, रिलायबल रिजल्ट एंड इकोनॉमिकल, ठीक है। रिलायबल रिजल्ट्स मिलेगा, इकोनॉमिकल है ये। डीमेरिट्स में आ जाएगा पर्सनल प्रीजुडाइज एंड नॉट पॉसिबल टू एस्टिमेट सैंपल एरर, ठीक है। तो ये कुछ इसके क्या है मेरिट्स और डीमेरिट्स होने वाले हैं।
फिर आते हैं अपनी नेक्स्ट एंड द लास्ट जो मेथड है सैम्पलिंग का, दैट इज कन्वीनियंस सैम्पलिंग। अब कन्वीनियंस सैम्पलिंग का क्या मतलब होने वाला है, जैसे कि नाम से समझ में आ गया, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जो सैम्पलिंग होगी वो होगी कन्वीनियंस सैम्पलिंग, ठीक है। सो अंडर दिस मेथड व्हाइल सिलेक्टिंग द सैंपल यूनिट्स The investigator gives special attention to his convenience, ठीक है। जैसे कि मान लो कोई एक पर्सन है जो कि मुंबई में है, एक इन्वेस्टिगेटर है, और अगर उसकी पॉपुलेशन जो है वो पूरी कंट्री में ही है, तो वो क्या सोचेगा, उसकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग वो जहां पे रह रहा है उस एरिया के जो यूनिट्स हैं उसे एज अ सैंपल सिलेक्ट कर ले, ठीक है। तो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जब एक इन्वेस्टिगेटर सैंपल यूनिट्स को सिलेक्ट करता है तो वो आता है किसमें, कन्वीनियंस सैंपलिंग में, ठीक है। This method of selecting the sample is also called chunk, ठीक है। ये याद रखिएगा, चंक किसे बोला जाता है, चंक किससे रिलेटेड है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग से रिलेटेड है। जब हम कन्वीनियंस सैम्पलिंग या हम बोले कि जब एक जो इन्वेस्टिगेटर है वो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जब सैंपल सिलेक्ट करता है तो उसे चंक भी बोला जाता है, ओके। फिर ये इसका कुछ हम बोल सकते हैं, इसका कुछ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, ये जो इन्वेस्टिगेटर है वो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, सैंपल्स को सिलेक्ट कर रहा है, ओके। इसके मेरिट्स क्या हो गए, इकोनॉमिकल, इजी कमांड एंड सुटेबल फॉर पायलट सर्वे, ठीक है। पायलट सर्वे इसके लिए सुटेबल है, इजी कमांड है और इकोनॉमिकल है, बिकॉज कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, तो ऑब्वियस सी चीज है, कन्वीनियंट वही होगा जो इकोनॉमिकल होगा, है ना। ऐसा जो चीजें, जो यूनिट्स हमें कन्वीनियंटली मिल जाएंगे या जो यूनिट्स हमें ज्यादा प्रॉफिटेबल लगेंगे हम उन्हें सिलेक्ट करेंगे। और अगर डीमेरिट्स देखें तो उसमें लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन होता है, पर्सनल प्रीजुडाइज एंड अनसैटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स, ये सब कुछ जो है ये इसके डीमेरिट्स बन रहे हैं, या फिर हमें बोलेंगे ये जो है कुछ लैक्यूनास हमें देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी कन्वीनियंस सैम्पलिंग एंड आई होप सो कि ये जो हमारी सारी टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग थी, आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। वैसे तो कहीं पर आपको ये भी लगा होगा कि मैडम आप बहुत बोल रहे हो, आप कम मतलब रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहे हो, लेकिन फिर भी इतना लेंदी वीडियो बन गया है। तो उसके पीछे का रीजन है स्टूडेंट्स कि आपका चैप्टर इतना लेंदी है, अब मैं किसी टॉपिक को स्किप नहीं कर सकती हूँ ना, तो इसलिए सारे टॉपिक्स भी इसमें कंक्लूड करने हैं और एक रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया है। तो मैंने हर एक जो पॉइंट है उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं गई हूँ, ठीक है। ये आप लोग भी देख पा रहे हो। तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैडम कुछ समझ में नहीं आया है, डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाना है, अपना टॉपिक लेना है और अपना जो कंसेप्ट है वो क्लियर करना है, ओके।